अभिभाषक। अभिभाषक का व्यवसाय बहुत गौरवशाली है। समाज में अभिभाषक की भूमिका और उसका स्थान एक अलग तरीके का है। यह माना जाता है कि अभिभाषक कानून का ज्ञाता है, उसे कानून की जानकारी है और वह कानून के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से अपना ज्ञान रूपी प्रकाश हर जगह बिखेर सकता है। हम अभिभाषक पर भी निर्भर है कि हम अपने गौरव और प्रतिष्ठा की सुरक्षा स्वयं करते रहें, अपने आचरण से, अपनी गतिविधियों से। अभिभाषकों ने ही भारत की स्वतंत्रता में सबसे ज्यादा भाग लिया है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल सभी अभिभाषक ही थे। आपको ध्यान होगा, सागर यूनिवर्सिटी के संस्थापक हरि सिंह गौड़ अभिभाषक थे। संपूर्ण जीवन में उन्होंने जितनी आय अर्जित की और वो पूरी की पूरी राशि लेकर के इंग्लैंड चले गए थे कि मैं वहीं खर्च करूंगा, परंतु गुलाम देश में उनको वहां इज्जत नहीं मिली, तो सारा पैसा लेकर के फिर यहां आए और फिर सागर यूनिवर्सिटी की स्थापना की और पूरा अपना जो करोड़ों रुपए का उस जमाने का पैसा था वो सागर यूनिवर्सिटी को दे दिया। ये अभिभाषक। हम अभिभाषक के बारे में मैं अक्सर कहता रहा हूं कि एक सफल अभिभाषक के लिए अभी तक मैं दो बातें बताता था: ज्ञान का अर्जन और अभिव्यक्ति की कला। नॉलेज एंड वे ऑफ एक्सप्रेशन। 1985 में जब यहां लॉ कॉलेज में मैं कुछ क्लासेस लेने जाता था, पार्ट टाइम क्लास लगती थी, तो मैं पहले दिन ही ये कहता था स्टूडेंट से कि अपने कमरे की दीवार पर लिख लो नॉलेज एंड वे ऑफ एक्सप्रेशन। ज्ञान का अर्जन होते रहना है हर समय, आखिरी समय तक। मेरी 47 वर्ष की वकालत में भी मैं अपने को स्टूडेंट ही मानता हूं कि मैं अभी कानून का विद्यार्थी हूं, और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और चीफ जस्टिस भी अपने को कानून का विद्यार्थी ही मानते हैं। यदि नहीं मानते होते तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट को बदल देती है। केशवानंद भारती का केस, गोलकनाथ का केस। तो समझ में आता है कि हम पहले गलती कर गए, अब हमें सुधार करना है। तो कानून का अध्ययन होते रहना चाहिए। तो ज्ञान का अर्जन, अभिव्यक्ति की कला, और तीसरा एक सफल अभिभाषक के लिए है अपने मुवक्किल का विश्वास। भाई साहब, सुनना चाहते हैं तो सुनिए, अदरवाइज मैं बंद कर दूं। आप बात करेंगे तो बातें करिए। क्लाइंट का विश्वास, और क्लाइंट का विश्वास स्थापित होने में आपका आचरण पर निर्भर करता है कि हमारा आचरण कैसा रहा। एक वकील को यह स्थापित करना है कि भाई ईमानदार वकील है, और न्यायालय के सामने भी उसे उसका सबसे बड़ा धन है कि भाई सिंसियर एंड ऑनेस्ट एडवोकेट है। यदि हम अपने, यही सबसे बड़ा धन है और यही सबसे बड़ी पूंजी है, फिर आप जिंदगी भर पूरी अपनी लाइफ टाइम उस पूंजी के माध्यम से आपको लाभ होता रहेगा। सबसे पहला गुण है एक वकील के लिए कि वह अपनी सिंसियरिटी और ऑनेस्टी को क्लाइंट और न्यायालय के समक्ष में स्थापित कर दे। यह हम पर निर्भर है। देखिए, वकील के बारे में कानूनी स्थिति को थोड़ा सा, मैं जो केस लॉ हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के क्या केस लॉज हैं, मैं यहां थोड़ा सा इंगित करना चाहूंगा। आपको जानकारी होना चाहिए कि वकील पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक फाइंडिंग दी है, एडवोकेट इज एंटाइटल्ड
to the full fee if he has appeared for a single day. In any of the case, he cannot be treated like daily wages earner. अधिवक्ता दिहाड़ी मजदूर नहीं है। यदि वो केवल एक दिन ही न्यायालय में अपने क्लाइंट की तरफ से उसके केस में उपस्थित हुआ है, he would be entitled to get the whole fees. यदि उसकी 10,000 रुपए फीस तय हुई है तो उसे 10,000 लेना पड़ेगा, फिर आप वकील बदल लीजिए। यह हाईकोर्ट की फाइंडिंग है, आपके फेवर की फाइंडिंग है, अधिवक्ता के अधिकार से संबंधित फाइंडिंग है ये। क्योंकि ये तो फिर बड़ा अजीब हो जाएगा कि एक महाशय आए, उन्होंने हमें वकील कर लिया और उन्होंने हमको 500,000 रुपया दे दिया, हमारा वकालतनामा लग गया और उसके बाद फिर वो चले गए दूसरे को, और अब हम जिंदगी भर उस केस में उसके वकील हो नहीं सकते उसके अगेंस्ट में, क्योंकि एक बार हमारा वकालतनामा लग गया। तो इसलिए कानून कहता है कि आप पूरी फीस प्राप्त करने के अधिकारी हैं, आपको क्लाइंट से कहने का अधिकार है कि हमारी पूरी फीस दीजिए, तब हम आपको आपकी फाइल देंगे। आगे इस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने एक और कहा है, द एडवोकेट इज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑज ए ड्यूटी टू सोसाइटी इंटरेस्टेड इन ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। वकील ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, परंतु इसके मायने ये नहीं है कि हमारे माथे पे सींग उगाए। हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं। जो डेकोरम एक जज मेंटेन करता है, वो डेकोरम एक वकील को भी मेंटेन करना है। हम सीमित होकर के चले, हम नियंत्रित होकर के चले कानून के दायरे में। आगे एक बहुत अच्छा फाइंडिंग दी है सुप्रीम कोर्ट ने, एनी स्टेटमेंट ऑफ एडवोकेट मेड टू कोर्ट हैज टू बी एंड इज एश्योर्ड टू बी ऑनेस्ट, सिंसियर, ट्रूथफुल, solemn and in interest of justice. Such assumption is founded on ground that counsel is aware that he is officer of the court and not mouthpiece of his client. भाई अपने मुवक्किल का माइक नहीं है कि कुछ भी बोलता रहे, उसे कानून के दायरे में रहते हुए सत्यता और सिंसियरिटी और ऑनेस्टी के साथ अपने केस को बताना चाहिए। क्लाइंट कहे आपने ऐसा क्यों नहीं बताया, नहीं ऐसा कानून में नहीं है, आप उसे समझा सकते हैं। तो कानून के दायरे में रहते हुए हमें सिंसियर और ऑनेस्टी बताना चाहिए और न्यायालय को सही बात बताना चाहिए वकील के लिए आप। लेकिन मैं यहां एक संदेश देना चाहूंगा, खासकर कनिष्ठ अभिभाषकों को, हार्ड वर्क, एक पोस्ट हमेशा खाली है, हमेशा खाली है, उसको आपको भरना है। दैट इज द पोस्ट ऑफ टॉप पर पहुंचना है आपको। जब आप टॉप पे पहुंचेंगे तो आने वाले वकील के लिए भी वो फिर उसके ऊपर की टॉप की पोस्ट खाली हो जाएगी। ये नहीं करना है कि हम रोज कोर्ट आए वकील। देखिए मैं यहां एक उदाहरण बताना चाहता हूं। एक 1976-77 में दतिया में एक एमएल सोहनी साहब थे, वकील साहब। एमएल सोहनी साहब आईएएस ऑफिसर्स को दिल्ली में पढ़ाते थे और लॉ के ऊपर वो कोचिंग क्लासेस लेते थे। उनके पढ़ाए हुए कई आईएएस कलेक्टर बन गए। अब वो दतिया आए, वो यहां के हिज हाइनेस राजा बलभद्र सिंह जी देव के साले साहब थे, उनका नाम था एमएल सोहनी। मेरे सामने की बात है। उन्होंने वकालत की दतिया में, क्योंकि राजा साहब के साले साहब हैं तो बिल्कुल कार से आना, हाई फाई बढ़िया। वकालत प्रारंभ करने के बाद 2-4 साल वकालत करी, लेकिन वो हर केस हारते थे। तो यहां के वकील लोग जो हमारे दाऊ स्वर्गीय श्री राम रतन जी तिवारी, शारदा संजी सक्सेना, श्याम सुंदर जी शर्मा, रामस्वरूप जी खरे, ये सब लोग उनसे कहते थे कि बाबूजी आप एक काम करें, किसी के जूनियर बन जाए। फिर मैं जूनियर बनूंगा? मेरे पढ़ाए हुए कलेक्टर हैं, मैं क्यों जूनियर बनूंगा? बोले देखिए बाबूजी, आपको वकालत की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना पड़ेगी। संदेश मिलता है कनिष्ठ अभिभाषकों के लिए कि जब तक आपका गुरु कोई अच्छा सीनियर नहीं होगा, यू कैन नॉट गेट द सक्सेस। किताबों से पढ़ के आ जाएंगे, पर किताबों से पढ़ करके आपने तैरने की कला तो जान ली, पानी में तभी कूदोगे जब साथ में गाइड होगा और तैरना सिखाएगा वो। इसलिए सीनियर की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। पानी ऊपर से नीचे ही बहेगा और ज्ञान रूपी पानी ऊपर है, आपको झुकना पड़ेगा।
और यदि आप ये समझ रहे हैं कि नहीं मैं तो पूरी पावर में हूं और पढ़ करके आ गया हूं, तो माफ करना, जो हो रहा है वो होने दीजिए। मैं एक और उदाहरण बताऊंगा। हमारे एक बहुत निकट के हाई कोर्ट जस्टिस हैं, जल्दी ही चीफ जस्टिस होंगे वो, निश्चित ही वो चीफ जस्टिस क्या होंगे, वो तो सुप्रीम कोर्ट के भी जस्टिस बनेंगे। मैं उनके पास बैठा था, कहने लगे तिवारी जी, मैंने जब वकालत प्रारंभ की, मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ में, मेरे घर में कोई वकील था ही नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो एलएलबी पास कर ले। एलएलबी पास करने के बाद मैंने कहा वकालत शुरू कर देते हैं। अब मुझे दुर्भाग्यवश सीनियर महोदय ऐसे मिले कि मैं उनका बस्ता टांग के ले जा रहा और वो कहीं गुटखा लिया, सो मैं गुटखा ले आता था। ये 2-4 साल चला, बस्ता लेके आ रहा है और गुटखा मंगवाते थे। हमने कहा यहां तो दाल नहीं गलने वाली, हम यहां कैसे सीखेंगे। उन्होंने चेंज किया और चेंज करके उन्होंने एक बहुत अच्छा ऑफिस ज्वाइन किया, और ऑफिस ज्वाइन करने के बाद स्थिति यह रही कि वो अपने एरिया के टॉप वकील हुए और बाद में वो हाई कोर्ट के जस्टिस हुए। और मेरी शुभकामना है, और मैं जानता हूं, मुझे मालूम है उनकी एज को देखते हुए कि वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बनेंगे। ये सब बातें आपको इसलिए कि कुछ प्रेरणादायक हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।